हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित उत्तम, जीएसटी इंस्पेक्टर। मैंने मरीन इंजीनियरिंग से बीई किया हुआ है और उसके बाद 5 साल तक मैं मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा था। इसके बाद 2016 में फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने एसएससी सीजीएल क्लियर किया और अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सीबीआईसी। ओके, तो इस डिपार्टमेंट में मैं एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर वर्क कर रहा हूँ। इस लेसन में हम लोग एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और आगे के लेसन्स में मैं अपनी स्टोरी भी आप लोगों से शेयर करूंगा। हम लोग उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल में श्योर सिलेक्शन के लिए जरूरी हैं। ठीक है, This is the third lesson in the sequence of preparation for SSC CGL strategy, okay, part 3। और आगे के लेसन में भी मैं उसको भी इंक्लूड करूँगा कि ओवरऑल कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ की हमें एक्चुअली कमी पड़ती है। क्योंकि हम कोई कोचिंग या कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो इंडिविजुअली टीचर्स तो अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बताते हैं, बट ओवरऑल पिक्चर हमारे पास नहीं रहती है और हम इस चीज़ में लैग कर जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल हमें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आप इसी तरह से समझ लो कि एक कैप्टन जो होता है टीम का, क्रिकेट टीम का कैप्टन होता है, वो ओवरऑल सोचता है चीज़ों को, इसीलिए हर आदमी कैप्टन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली ओवरऑल ही सोचना है, तभी हम एग्ज़ाम ओवरऑल क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं बात करता रहूँगा अपने कोर्स के दौरान भी और यहाँ पे भी मैं अभी बात करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, और सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन। और थर्ड टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, नॉट सीन और न्यू क्वेश्चन। ओके, तो ईजी क्वेश्चन तो सब लोग जल्दी से ही प्रिपेयर कर लेते हैं और आप उसमें मिस्टेक्स भी नहीं करते हो और सबके उसमें आप बस स्पीड इंप्रूव करनी होती है इजी क्वेश्चंस में, तो वो भी ज़्यादा टफ वर्क नहीं है। आप प्रैक्टिस करते हो तो स्पीड भी आ जाती है इजी क्वेश्चंस में। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो इजी क्वेश्चन और चैलेंजिंग क्वेश्चन का जो सेट होता है वो रिपीटिटिव क्वेश्चंस होते हैं। वो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए होते हैं, हमको पता है कि ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। बट चैलेंजिंग क्वेश्चन वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। मतलब एग्ज़ाम में अगर करेंगे तो टाइम ज़्यादा ले लेंगे, और या फिर मतलब जल्दी टाइम कम होगा तो उसको हम गलत कर देंगे या उसमें एरर कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम चैलेंजिंग क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो इसको इस तरह से ये चैलेंजिंग बन क्यों जाते हैं। चैलेंजिंग इसलिए बन जाते हैं कि सबसे पहले तो हम उनके कॉन्सेप्ट सही से समझते नहीं हैं। एक्चुअली जब प्रिपेयर करते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट टफ होने की वजह से थोड़ा हमको मतलब कि थोड़ा सा अजीब लगने की वजह से हम उनके कॉन्सेप्ट सही से समझते नहीं हैं। और फिर जब कॉन्सेप्ट नहीं समझते तो जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम में और या फिर आपके मॉक टेस्ट में जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्वेश्चन हमेशा छूटते रहते हैं और उनके बारे में हम ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं होता और वही चीज़ डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम में आपके सामने आ जाती है और एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, तो इस वजह से वो चीज़ बिल्कुल फिर हो ही नहीं पाती है। ओके, सो ये चीज़ हमें देखनी है। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझने हैं, उनकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो और जिससे कि होगा कि उनके जो उनमें लगने वाला टाइम हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा और इस चीज़ को हम वाकई रियलाइज़ करके करेंगे, इस चीज़ को जानते हुए करेंगे कि हमको ऐसा करना है एक्चुअली। और नॉट सीन क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होता कि आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से पूछ लिया जाएगा, वो कोर्स की ही चीज़ें होती हैं। बस ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर्स में 5-10 साल में नहीं पूछी गई हैं वो उस पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट का दूसरा एस्पेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये जब आप चैलेंजिंग क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ाई करोगे, थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो उस केस में वो कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसके दूसरे एस्पेक्ट भी समझ में आएंगे और उसमें अपना दिमाग यूज कर पाओगे। ठीक है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं अपने कोर्सेज में इस तरह से ही क्वेश्चंस को लूँगा और उसके अदर एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के, वो मैं भी डिस्कस करूँगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सब की भी स्लोली प्रिपरेशन होती जाएगी आपकी। और आपको क्या करना है इसका न्यू मेथड्स का, और आप अगर थंब रूल देखें तो उनका तरीका यही होगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं और फिर इसके बाद न्यू मेथड जो शॉर्ट मेथड है, नए तरह के शॉर्ट मेथड लर्न करने हैं। ओके, तो ये हम कोर्स के टाइम में जो चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखते रहेंगे कि कैसे इनको इम्प्रूव करना है। ओके,
अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में क्या होता है कि इजी पेपर आ रहा है 1-2 साल से। 2016 का तो बहुत इजी है, 2015 थोड़ा सा सही था, बट 2016 बहुत इजी हो गया, और 2017 का भी पेपर इजी ही बोला जाएगा, बट केवल उसमें टाइम की थोड़ी सी टाइम रिड्यूस कर दिया गया, 60 मिनट कर दिया गया। 2016 में 75 मिनट था, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम था और पेपर भी बहुत ईजी था, तो इसलिए स्कोर बहुत ही स्काई रॉकेटेड हो गया, बहुत आगे, बहुत हाई स्कोर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अभी क्या हो गया, प्रीलिम्स का स्कोर हाई होने लगा है। तो इसके बाद अब क्या होता है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब कि बहुत ही जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और जिनकी कम भी अच्छी है, वो दोनों में डिफरेंस बहुत कम रह गया है। मतलब कि उन जो जिनकी कम अच्छी है पेपर इजी होने के लिए, वो भी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, और जिनकी बहुत अच्छी है वो तो स्कोर उतना कर ही पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपको मेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। मेंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है कि प्री से आप कंपेयर नहीं कर सकते, प्री से आप स्टैंड आउट नहीं हो सकते, तो आपको मेंस की बहुत ज़रूरत पड़ जा रही है। तो मेंस की प्रिपरेशन फिर वहीं पे आ जाता है कि मेंस में ही रियल टेस्ट होता है, उसमें ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उसी में स्पीड का टेस्ट हो जाता है। तो मेंस में फिर बहुत ज़्यादा मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 200 मार्क्स टोटल पेपर है और 100 क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस की मैथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सो मेन फाइट कम्स टू द मेंस टीयर 2 पेपर, मेंस बोलो या टीयर 2 पेपर बोलो। इफ़ यू डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ एंड यू मूव फ्रॉम, तो क्या होता है कि अगर आपने सही डायरेक्शन में, जो तैयारी करने का सही डायरेक्शन है, अगर आप उससे कतई डेविएट होते हो, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो क्या होगा कि आप बनने वाले होंगे इंस्पेक्टर, तब पर आप टीए बन सकते हो, या और नो सिलेक्शन के केस पे भी पहुंच सकते हो, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से, थोड़े से डेविएशन की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से। और फिर आपका टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, और डिप्रेशन आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपने सही से, मतलब सही से गाइडेंस होता, आपने सही से तरीका चुना होता, तो इसलिए ये सब बहुत ज़रूरी है जो मैं बातें बता रहा हूँ, इनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इनको बीच बीच में रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। ओके, तो आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ टू प्रिपेयर, थंब रूल क्या है, मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, और आपको शॉर्टकट मेथड यूज करने हैं। हर चीज़ का शॉर्टकट मेथड खोजना है, किसी भी तरह से खोजना है, और वो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे खोजने में, वो हम टीचर्स टाइम वेस्ट करेंगे अपना खोजने में, आपके लिए वर्क करेंगे। ठीक है, और फिर आपको उसको समझाया जाएगा। तो वो मैं कोर्स में इस तरह से डेवलप करूँगा, और उसको आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ वहाँ से हेल्प लेनी है। ओके, तो इट विल बी ऑलरेडी मेड फॉर यू एंड ईजी फॉर यू। ओके, इसके बाद क्या है, ट्रेडिशनल मेथड आपको यूज ही नहीं करने हैं। बहुत हमारी बचपन से पढ़ाई, अगर कोई स्टूडियस भी बहुत होता है, तो सबकी आदत पड़ी होती है कि ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि पेपर बहुत थ्योरेटिकल आते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, और इतना ज़्यादा आदत होती है कि हम जैसे ही नेचुरली स्टार्ट करते हैं तो वहीं ट्रेडिशनल मेथड पे पहुंच जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी अवॉइड करूँगा। मैं अपने जो सोल्यूशंस होंगे उनमें बिल्कुल ही शॉर्टकट मेथड यूज़ करूँगा, जो कि बेस्ट पॉसिबल वे होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, सो प्रैक्टिस के दौरान हमें क्या करना चाहिए, वाइल प्रैक्टिसिंग ऑलवेज कीप इन माइंड हाउ टू इम्प्रूव। हमेशा प्रैक्टिस जब भी कर रहे हो, कोई क्वेश्चन पेपर कर रहे हो या मॉक टेस्ट कर रहे हो, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, हमेशा स्पीड का ध्यान रखना है, शॉर्ट मेथड्स का ध्यान रखना है, कि लॉन्ग मेथड से तो करना ही नहीं है। और इसके बाद निगेटिव मार्क्स का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर कैसे, कहाँ पे हो रहे हैं, कौन से टॉपिक पे हो रहे हैं, उसको फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, फिर से उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें उसकी कोई बुक से, टॉपिक वाइज बुक है, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उससे ज़्यादा जल्दी से इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है आपको। और टॉपिक वाइज जैसे मैं कोर्सेज बनाऊंगा, तो उस कोर्स को फिर से पढ़ना है, फिर से रिवाइज करना है, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, एनी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आता है, तो उसको फिर आप उसके न्यू कॉन्सेप्ट को समझना है, और फिर उसके बाद उसको नोट करके रखना है। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ 70% पार्ट। तो अभी तक मैंने ज़्यादातर बात की है 70% पार्ट की, बट दैट इज़ नॉट इनफ टू गेट व्हाट यू हैव गोल। तो क्या है कि मतलब 70% पार्ट से तो आपका गोल, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो या एग्जामिनर बनना चाहते हो, तो गोल आपका अचीव नहीं होता है 70% पार्ट से। तो आपको उस 30% पार्ट के लिए भी 100% सक्सेस के लिए आपको 30% पार्ट की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इन नेक्स्ट 30% पार्ट इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स। ओके, जो नेक्स्ट 70% पार्ट, 30% पार्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें आप गलती अगर कर सकते हो, ऐसा नहीं क्योंकि वो टफ है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ न्यू एंड डिफ़िकल्ट। वो थोड़ा सा कुछ पार्ट न्यू भी हो सकता है, कुछ पार्ट डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। ठीक है, बट उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप गलतियां कर सकते हो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड वेरी गुड फॉर द 70% पार्ट। तो वहाँ पे गलती आप कर सकते हो, तब भी आप सेलेक्ट होगे। ठीक है, हियर वी लर्न
बाय मेकिंग एरर्स। और यहाँ पे 30% पार्ट में क्या होता है कि हम गलती कर करके सीखते हैं। एक्चुअली जब एग्जाम देते हैं, जब मॉक टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पे गलती कर करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, और अटेम्प्ट करने में गलतियाँ करते हैं, और फिर हम क्या गलती कर रहे हैं, उससे क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उससे सीखते हैं। बाय एरर्स वी लर्न। ओके, सो ट्राई टू विटनेस मोर एंड मोर न्यू थिंग्स। फिर क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस 30% की प्रिपरेशन में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डू नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ एरर्स। और गलती अगर होती है तो उनसे डरना नहीं है, इंस्टेड लर्न फ्रॉम देम। और उनसे आपको सीखना है, बार बार सीखना है उनसे। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक मेक गुड इंप्रेशन इन योर माइंड एंड इट स्टेज देयर। ओके, तो क्या होता है कि जब आप गलती करके सीखते हो तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके दिमाग में पड़ता है, और वो चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाती है, आपके हमेशा के लिए याद रह जाती है, और उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपके दिमाग में ज़रूर रह जाता है, और जो कि बहुत ही यूजफुल होता है एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो इस तरह से आगे के 30% पार्ट की प्रिपरेशन इस तरह से हमको करनी है। इसके लिए मैं आगे और भी बातें बताऊंगा आपको। ठीक है, सो थंब रूल क्या होगा, आपको इस 30% पार्ट की प्रिपरेशन करने के लिए सॉल्व द मॉडल पेपर्स। आपको मॉडल पेपर्स नए नए सॉल्व करने हैं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, पिक ऑल द रॉन्ग एंड लेफ्ट क्वेश्चन। फिर क्या होगा, मॉडल पेपर में आपके कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन छूटेंगे, तो उनको जरूर पकड़ लेना है, उनको नोट करना है। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड दियर कॉन्सेप्ट। और फिर उनको वहाँ से कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, और उस टॉपिक पे जाके वहाँ से उसका कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है, उसके कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल, उसी तरह के एग्जाम्पल लगाने हैं। फाइंड द बेस्ट शॉर्टकट मेथड, और उसका शॉर्टकट मेथड आपको ढूंढना है। आप नहीं ढूंढ सकते तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे नोट करिए कि सर इसका क्या तरीका हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसका क्या तरीका हो सकता है। आई विल हेल्प यू। ओके, मैं ढूंढ के उसको आपको जरूर प्रेजेंट करूंगा, उसका बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है। ओके, एंड मेक नोट ऑफ देम। और उनको बेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको उसका नोट्स बनाने हैं, उसको लिख के रखना है। ऐसा नहीं आजकल ऑनलाइन पेपर्स दे रहे हैं तो सारा कंप्यूटर में पड़ा रहता है, फिर हम दोबारा उसको देखते नहीं है। तो क्या करो, उस क्वेश्चन को उतारो, थोड़ा टाइम लगेगा, बस उसको क्वेश्चन को नोट डाउन करो एक कॉपी में, जो कि रेडी, ऑलवेज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू हमेशा रहेगी, और आप उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत ही फेमिलियर हो जाएंगी। रिवाइज देम के फ्रिक्वेंटली, और उनको बार बार रिवाइज करना है। ट्राई टू रिलेट फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलरेडी नो। और जो भी क्वेश्चन, नई चीज़ें अभी मिलती हैं तो हम उनको क्या करते हैं, अपनी जो सीखी हुई चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही करके अगर पढ़ाई करते हैं तो हमें वो नई चीज़ें नई लगती ही नहीं है, और डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। ओके, तो ये हमारा तरीका रहेगा, मेरा आपको पढ़ाने का यही तरीका रहेगा, आपके सीखने का तरीका रहेगा, और आपके रिवाइज करने का भी यही तरीका होना चाहिए। सो एंड यू आर सेट फॉर द बैटल एंड यू आर रेडी फॉर द गेम। ओके, तो गेम बैटल कुछ नहीं है, वो एग्जाम है, उसको मैंने इस तरह से बोलने की कोशिश की, तो इट्स ओके। सो नाउ यू आर रेडी। ओके, अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो यू विल बी टोटली रेडी। ओके, सो थैंक यू। वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट हैबिट। एक्सीलेंस इज एन आर्ट वन बाई ट्रेनिंग एंड हैबिचुएशन। ओके, सो हम लोग जो भी हैं आज, जो भी बन पाए हैं या जो भी हैं, वो हमारी आदतों की वजह से हैं, जो हम करते हैं बार बार उसकी वजह से हैं। अच्छी आदतें अच्छे होंगे, गलत आदतें गलत होंगे। तो एक्सीलेंस, किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज, किसी चीज़ में अच्छा होना, वो कोई ऐसा नहीं कि वो भगवान के घर से लोग सीख के आते हैं, ऐसा मतलब पहले से ही एक्सीलेंट होके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमारी हैबिट जो होती है वो हमको एक्सीलेंट बनाती है। ठीक है, हम अपनी हैबिट जिस तरह से मतलब कि अपनी हैबिट बनाते हैं उस तरह से ही हमारा मतलब कैरेक्टर, हमारा मतलब कि टैलेंट डेवलप होता है। सो एक्सीलेंस इज़ एन आर्ट वन बाय ट्रेनिंग। तो एक्सीलेंट क्या है, एक तरह की आर्ट है, एक तरह की कला है, जो कि ट्रेनिंग, बार बार का उस चीज़ को ट्रेन होने से, उस चीज़ को किसी चीज़ को करने से, बार बार करने से, और हैबिट, अपने अंदर हैबिचुएशन उस चीज़ की लाने से, अच्छी आदतों की हैबिचुएशन लाने के लिए मेहनत करने से, जैसे कि प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन पेपर लगाने से, उस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ टाइम स्पेंड करने के से ये एक्सीलेंस आता है। ठीक है, कोई कहता है मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, तो क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है उस मैथ में, उसको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है तो उसने इंटरेस्ट डेवलप किया है अपने अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोई अगर अच्छा है तो वो नेचुरली अच्छा नहीं है, उसने मेहनत की है। तो आपको भी ये सीखना चाहिए कि आपको भी इस तरह से आगे बढ़ना है और करना है। ठीक है, और बी कॉन्फिडेंट एंड आई होप यू विल अचीव योर goal. So I think that's all for this lesson.